ये वीडियो पार्ट 4 है। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो उससे देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड 16 का नाम एस्ताबुल जर्नी है और यहाँ राइडर और फेरिस का इस्ताबुल एडवेंचर शुरू होता है, जिसमें फैमिली ड्रामा, बिट्रेल और सायोन का डार्क सीक्रेट रिवील होता है। तो एपिसोड शुरू होता है 4 साल पहले के फेरिस के फ्लैशबैक से। उस वक्त फेरिस अपने पेरेंट्स के हाथों ब्रूटल ट्रेनिंग से गुजर रही थी ताकि वो एरिस फैमिली की वर्दी वॉरियर बन सके। एरिस फैमिली जनरेशन से भाई बहनों के बीच साकसूक मतलब इंसेस्ट करके पावरफुल फाइटर्स बना रही थी, लेकिन फेरिस को अनफिट मानकर पेरेंट्स ने उसे साइड कर दिया और छोटी बहन आयरिस को ट्रेन करना शुरू किया। तो अगले सीन में लूसील एरिस आता है जो पेरेंट्स को मार देता है ताकि बहनों को इंसेस्ट साकसूक साइकिल से आजाद कर सके और उन्हें नॉर्मल लाइफ मिले। फास्ट फॉरवर्ड प्रेजेंट में राइनर और फेरिस सायोन को दूसरे देश ले जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो अगले सीन में भी क्या हुआ, एरिस हाउसहोल्ड पहुंचते हैं जहां लूसील राइनर को मिलता है। लूसील राइनर को स्मैकडाउन देता है और वार्न करता है कि फेरिस को हाथ लगाया तो खत्म कर देगा। यहां लूसील का गॉड लाइक पावर दिखता है। फिर मिल्क को लॉर्ड राइनर को बर्थडे पार्टी का इनवाइट देती है, लेकिन वो लेटर एक्चुअली लूक स्टॉककार्ट ने बनाया था। इस लेटर में सायोन का सीक्रेट ऑर्डर होता है, अगर राइनर का अल्फा स्टिग्मा फॉरेन लैंड में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मिल्क उसे एग्जीक्यूट कर दे। यह रिवील राइनर के लिए मैसिव शॉक है क्योंकि सायोन ने उसका डेथ वारंट साइन कर दिया था। तो अगले सीन में मिल्क मिसिंग हो जाती है। तो एपिसोड शुरू होता है राइनर और मिल्क दोनों के रात भर गायब होने से। सायन को बड़ी परेशानी है, लेकिन उसके सामने एस्ताबुल से रिपोर्ट आती है कि एक मॉन्स्टर अल्फा स्टिग्मा के साथ तबाही मचा रहा है। तो अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि सायन एडमिरल क्लॉम को इन्वेस्टिगेट करने भेजता है। क्लॉम का स्क्वाड्रॉन मॉन्स्टर को ढूंढता है। यह डार्क हेड मॉन्स्टर लोगों को मार रहा होता है। क्लॉम को गुस्सा आता है क्योंकि यह वही बंदा है जिसने पहले उसका पूरा स्क्वाड्रॉन खत्म किया था। तो वो तुरंत अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर आसानी से क्लॉम को हरा देता है, उसका पावरफुल आर्म काट देता है और स्क्वाड्रॉन को भगा देता है। अगले सीन्स में कीफर नॉल्स गैस्टार्क एम्पायर में अल्फा स्टिग्मा रिसर्च कर रही होती है। उसे पता चलता है कि अल्फा स्टिग्मा के कई पावरफुल टाइप्स हैं और राइनर का पैटर्न अलग है। गैस्टार्क का रेफल ईडिया कीफर को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। तो अगले सीन में रोलैंड वापस है। लूक स्टॉककार्ट मिल्क को ढूंढता है और उसे मिरान फ्रॉड के कब्जे में पाता है। अनएक्सपेक्टेडली लूक मिरान को आसानी से हरा देता है। फिर इस्तांबुल में एक्शन बढ़ता है। तो एपिसोड शुरू होता है नोआ एहन के जख्मी एडमिरल क्लॉम की देखभाल करते हुए। क्लॉम बहुत सीरियस कंडीशन में है, उसका हाथ काट गया है और नोआ उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ सियोन खुद रोग अल्फा स्टिग्मा बेरर तीर से सामना करने निकल पड़ता है, उसके साथ आर्मी ऑफ आर्चर्स लेकर। तो अगले सीन में फेरिस राइनर को ढूंढती हुई कंट्री इन पहुंचती है जहां वो छुपा हुआ था। वो यू से डांटती है, सोर्ड से पीटती है और पूछती है कि तूने तीर के साथ क्यों चला गया। राइनर अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लेन करता है। सियोन के डेथ ऑर्डर और सोसाइटी के मॉन्स्टर ट्रीटमेंट से हर्ट होकर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर अगले इंटेंस मोमेंट में तीर रूमीबुल वापस आ जाता है जिसने क्लॉन्ग को हराया था। तीर और राइनर के बीच लड़ाई शुरू होती है। इसी दौरान सियोन और उसकी आर्चर आर्मी बाहर से सरप्राइज अटैक करती है, तीर को घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन तीर उन पर उल्टा हमला करता है और अपनी कर्स्ड आइज की ऑसम पावर अनलीश करता है। वो लोगों को आसानी से खा जा सकता है। तो अगले क्रूशल सीन में तीर राइमर को कॉमरेड बोलकर साथ ले जाने का ऑफर देता है कि वहां वो ऐसे लोगों के साथ रह सके जो उन जैसे मॉन्स्टर्स समझते हैं। राइनर डिसइल्यूजन्ड होकर सोसाइटी से और सियोन के बिप्रियल से हर्ट होकर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो तीर के साथ गायब हो जाता है, सियोन और फेरिस को स्टन छोड़कर। एपिसोड के एंड तक सियोन का चेहरा शॉक और गिल्ट से भरा होता है क्योंकि उसका दोस्त उसके सामने ही चला गया। फेरिस भी परेशान है, लेकिन अब स्टोरी नई डायरेक्शन ले लेती है जहां राइनर तीर के ग्रुप में जाता है। ये क्लिफ हैंगर अगले एपिसोड के लिए बड़ा ट्विस्ट सेट कर पाए। एपिसोड 19 का नाम है द डायरेक्शनलेस इंग्रेट और ये राइनर के तीर के साथ होने वाले सफर और उनके आसपास के लोगों के रिएक्शंस पे फोकस करता है। तो एपिसोड शुरू होता है राइनर का तीर के साथ एक सीक्रेट शेल्टर में होना जहां वो लोगों से मिलते हैं जिनके पास गॉड्स आइज है, यानी पावरफुल मैजिक और कर्स जैसी एबिलिटीज हैं। यह तीर अपनी रिवेंज की कथा बताता है जिसमें उसके जैसी बीइंग्स को मारा जा रहा है।
एपिसोड में दिखाया जाता है कि तीर की फैमिली पूरी तरह सायानो और बेट्रेयल की वजह से बर्बाद हो गई है और अब वो उस दर्द की आग में जल रहा है। इसी बीच गैस्टार्क एम्पायर में कीफर अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल करती है जब उसको राइनर के बारे में पता चलता है। वो खुद कंफ्यूज है कि क्या वो अपने फीलिंग्स को समझ पाएगी या नहीं। राइनर की सिचुएशन से जुड़ी कई कॉम्प्लेक्स इमोशंस और पॉलिटिकल डायनामिक्स का यहां इंट्रोडक्शन है। तो अगले सीन्स में रोलैंड में फेरिस, सायन और बाकी लोग राइनर के बारे में बात कर रहे होते हैं। सबको दुख होता है कि राइनर गायब हो गया, लेकिन कुछ लोग जैसे मिरान अपने प्लान्स पे काम करते रहते हैं। सायोन के अंदर भी एक अंधेरा बढ़ता जा रहा है जिससे वो कंट्रोल कर नहीं पा रहा। एपिसोड के एंड के करीब राइनर और तीर एक साथ मिलकर अपने एनिमीज के खिलाफ प्लानिंग करते हैं। तीर राइनर को सजेस्ट करता है कि वो अपनी पुरानी सोच छोड़कर आगे बढ़े और अपनी ताकत का मजीद इस्तेमाल करे। राइनर को अब एक नई आगाही मिलती है। वो अपने अंदर चुपके दर्द और ताकत को समझने लगता है और उसका कैरेक्टर इवॉल्व होता दिखता है। तो अब 20वां एपिसोड शुरू होता है राइनर का तीर के हाइडआउट के पास एक फील्ड में लूक स्टॉकैंड से लड़ना। लूक सायोन के ऑर्डर पे राइनर को मारने आया है और दोनों के बीच इंटेंस फाइट चल रही होती है। राइनर अपनी जान बचा रहा होता है जब फेरिस अचानक बीच में आ जाती है और लूक को रोक लेती है। इसी दौरान लिर, जो तीर को टैग कर रही होती है, हाइडआउट के अंदर सोए हुए रेफ्यूजीज पर हमला करती है। एक रेफ्यूजी को मार देती है, जिससे राइनर गुस्से में अपने लीर पर फुल फोर्स से अटैक करता है। फेरिस फिर से बीच में आकर राइनर को रोकती है और लिर की डिफेंस करती है। तो अगले क्रूशल सीन में लिर अपने क्रिस्टल का इस्तेमाल करके राइनर को अल्फा स्टिग्मा एक्टिवेट करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। क्रिस्टल का टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन राइनर अपने कंट्रोल से इस ओवरवेलमिंग अर्ज को रोक लेता है। एपिसोड के एंड तक माहौल और टेंस हो जाता है। राइनर को लगता है कि अब उसका कंट्रोल टूटने वाला है, लेकिन फेरिस और उसके अंदर का रिजॉल्व उसे संभाल रखता है। लूक और लेर के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, जिससे लगता है कि अगले एपिसोड में और बड़ा क्लैश होने वाला है। एपिसोड 21 का नाम है रोलैंड्स डार्कनेस और पूरा फोकस सियोन के अंदर बढ़ती अंधेराई और राइनर के अराउंड होने वाले केओस पे है। तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि रोलैंड साइड पे पॉलिटिकल टेंशन और पर्सनल टेंशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं। सियोन का बिहेवियर धीरे धीरे ज्यादा अजीब और स्केरी होता जा रहा है, जैसे उसके अंदर कोई दूसरी ही पर्सनैलिटी जाग रही हो। मिरान फ्रोदे भी उसके साथ है और उन दोनों की बातें क्लियर करती हैं कि सियोन सिर्फ आइडियलिस्टिक किंग नहीं रहा, कुछ और ही बन रहा है। तो अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि एपिसोड का बड़ा हिस्सा राइनर और सियोन के अराउंड घूमता है। राइनर सियोन के साथ अपना रिश्ता और उनका पुराना सपना याद करता है, एक ऐसी दुनिया जहां सब बराबर हो। वो समझने की कोशिश करता है कि सियोन इतना बदल क्यों गया। क्या वो खुद सियोन के लिए बोझ बन गया है या फिर सियोन किसी और के इन्फ्लुएंस में है। यहां पर राइनर मेंटली डिसाइड करता है कि चाहे सियोन कितना भी डार्क हो जाए, वो उसे छोड़कर नहीं भागेगा, बल्कि उसे इस अंधेराई से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। उसका रिजॉल्व क्लियर होता है, सियोन को डिस्ट्रॉय नहीं, सियोन को सेव करना है। इसके पैरेलल अगले सीन्स में गास्तार्क किंगडम साइड दिखाया जाता है। वहां होर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बी जैसे क्रीचर्स अटैक कर रहे हैं। सब लोग घबरा रहे हैं और लोगों को शक है कि कीफर स्पाई है और यह सब उसी की वजह से हो रहा है। कीफर के अराउंड सस्पिशन और डेंजर बढ़ रहा है। वो एक ऐसी जगह में फंस गई है जहां कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता। यह पार्ट शॉर्ट लग सकता है, पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दिखाता है कि पूरे वर्ल्ड में वॉर लाइक सिचुएशन बिल्ड हो रही है। सिर्फ रोलैंड नहीं, बाकी किंगडम्स भी ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगले सीन में कैप्टन मिल्क की साइड पर भी टेंशन क्रिएट होता है। उसकी टीम अपने लेवल पे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जिससे लगता है कि स्टोरी मल्टीपल फ्रंट्स पे एक्सप्लोर होने वाली है। ये सब मिलकर एक ऐसा फील देते हैं कि रोलैंड के अंधेरे के साथ साथ बाहर की दुनिया भी कंट्रोल से बाहर जा रही है। एपिसोड का सबसे इंपैक्टफुल पार्ट एंड के करीब आता है। राइनर अपनी तरफ से मेंटली ये तय कर चुका होता है कि वो सियोन के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने नॉर्मल रूटीन में है, तो अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि एक अननोन ब्लॉन्ड आदमी अचानक उस पर हमला करता है। यह बंदा राइनर के पिछले पास से लिंक लगता है। कमेंट्रीज में पॉइंट आउट किया गया है कि इस ब्लॉन्ड अटैकर का लुक उस आदमी से मिलता है जो राइनर के चाइल्डहुड में था, यानी उसका फादर। और कुछ लोगों को उसकी आवाज फेरिस के बड़े भाई जैसे लगती है। अटैक बहुत तेजी से होता है। राइनर लिटरल शॉक में आ जाता है। राइनर को घायल करने के बाद सीन का माहौल एकदम रिजिड हो जाता है।
ये हमला सिर्फ फिजिकल नहीं, सिंबॉलिक भी लगता है। जैसे राइनर का मैं सियोन को बचाऊंगा वाला रिजॉल्व तुरंत ही एक नई ट्रेजेडी में बदल गया हो। एपिसोड यहां इंटेंशनली पूरा क्लियर आंसर नहीं देता कि अटैकर एग्जैक्टली कौन है, बस इतना दिखाता है कि राइनर एक डेंजरस नई सिचुएशन में फंस गया है और उसके पास्ट का राज अब स्टोरी के सेंटर में आने वाला है। एपिसोड 22 मोस्टली एक तरह का अंदर से हिला देने वाला एपिसोड है, जहां राइनर को इंटरनल वर्ल्ड है, उसका पास्ट और उसके ऊपर लगी सबसे बड़ी श्राप की डिटेल में एक्सप्लोरेशन होती है। दी एपिसोड की शुरुआत यहां से होती है कि स्टोरी हमें यही फील कराती है जैसे राइनर सचमुच मर चुका हो। उस ब्लॉन्ड अटैकर के बाद नॉर्मल लॉजिक से तो उसका बचा रहना मुश्किल लगता है। तो अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि राइनर किसी अजीब सपने जैसी जगह में होश में आता है। यह दुनिया रियल नहीं लगती, हर चीज थोड़ी ऑफ, थोड़ी अजीब और थोड़ी ज्यादा ही शांत लगती है, जैसे वो कोई और डायमेंशन हो। इस ड्रीम लाइक जगह में राइनर एक मिस्टीरियस एंटिटी से मिलता है जिसे वीवर ऑफ ऑल फॉर्मूलाज या सॉल्वर ऑफ ऑल इक्वेशंस टाइप पावर से जोड़ा गया है। ये एंटिटी बेसिकली उस कर्स का कोर है जो राइनर के अंदर अल्फा स्टिग्मा के साथ बंधा हुआ है। तो अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि यह एंटिटी राइनर को बताती है कि उसकी पावर आम मैजिक नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो सब फॉर्मूलाज, सब स्पेल्स, सब सिस्टम को तोड़ सकती है। जो लोग लोनली डीमन और मैड हीरो की पुरानी कहानियों का राज समझना चाहते थे, उनके लिए यहां हिंट्स मिलते हैं कि राइनर के अंदर जो चीज है वो सिंपल वेपन नहीं, एक तरह की हमेशा के लिए दर्द भरी सजा जैसी चीज है। तो अगले सीन में राइनर अपनी मां के रूप को देखता है। यह पार्ट बहुत इमोशनल है। उसकी मां की रूह जैसी प्रेजेंस उसे बचाने की कोशिश करती है। जब वीवर जैसा एंटिटी राइनर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, उसकी मां की स्पिरिट बीच में आकर राइनर को उस हॉरर से खींच के निकाल लेती है। यहां से यह क्लियर होता है कि राइनर के लिए हेल कैसा होता है। अगर वो मैड हीरो या किसी दूसरे कर्स रोल में फुली डिवॉल्व हो जाता तो उसको हमेशा के लिए दर्द, तन्हाई और टॉर्चर झेलना पड़ता। सायन का बाद में राइनर को मार देने का डिलेमा भी इसी कॉन्सेप्ट से जोड़ा हुआ है। अगर मैड हीरो उसे पूरा खा ले तो राइनर की रूह के साथ क्या होगा। फिर एक शार्प कट आता है और अगले सीन में राइनर नॉर्मल दुनिया में उठता हुआ दिखाया जाता है, जैसे वो किसी लंबे बुखार या बेचैन नींद से जाग रहा हो। वो फेरिस के साथ एक बेड शेयर कर रहा होता है, जो एक तरह का शॉक वैल्यू मीम मोमेंट भी बना था। फैंस के लिए एक राइनर प्लस फेरिस बेड सीन का बिजार रिवील था, पर कॉन्टेक्स्ट यह है कि फेरिस ने उसका बॉडी वापस ले आई, उसकी जान बच गई और अब दोनों कुछ वक्त के लिए एक रिलेटिवली सेफ जगह में है। फेरिस यूजुअल तरीके से राइनर को वीक, परवर्ट या यूजलेस बोलकर टीज करती है, लेकिन अंदर से वो क्लियरली रिलीफ फील कर रही होती है कि राइनर जिंदा है। तो अगले सीन्स में टोन थोड़ा हल्का सा नॉर्मल रूटीन जैसा लगता है, जैसे एक छोटा सा ब्रेक मिला हो। राइनर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, अपनी पावर, अपने कर्स्ड स्टेट और सायन के साथ कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। एपिसोड के बीच के पार्ट्स में इस पे काफी इंट्रोस्पेक्शन होता है। राइनर समझने की कोशिश करता है कि वीवर का मतलब क्या था, उसकी डेस्टिनी क्या है और सायन के साथ उसका रास्ता कहां जा रहा है। एपिसोड विजुअली या फील के लेवल पे मूड ड्रैग नहीं करता, लेकिन क्लियरली हमें इंटरनल साइड दिखा रहा होता है। इसके पैरेलल रोलैंड साइड और सायन का एंगर डायरेक्ट ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं लेता, लेकिन हिंट्स मिलते रहते हैं। अगले डायलॉग्स या छोटे सीन्स में यह पॉइंट रेज होता है कि सायन के अंदर मैड हीरो नाम का एक अंधेरा जग चुका है और वो फ्यूचर में राइनर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। कुछ एक्सपोजिशन में यह बताया जाता है कि अगर मैड हीरो फुली अवेकन हो गया तो उसे लोनली डीमन, जिसे राइनर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, को खा लेना पड़ेगा, तभी एक बड़ा कर्स टूटेगा। इस लॉजिक के चलते ही सायन फ्यूचर में राइनर को मारने का सोचता है। एपिसोड 23 का नाम है द लास्ट डे, और ये पूरा एपिसोड टोन के हिसाब से काफी अलग लगता है, क्योंकि हैवी पॉलिटिक्स और अंधेरा टेम्पररीली साइड पे रखकर कैरेक्टर्स के बीच लास्ट काम डे दिखाया जाता है। ऐसे समझो जैसे स्टॉर्म आने से बिल्कुल पहले वाली शांत शाम हो, जहां सब लोग थोड़ी देर के लिए नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड शुरू होता है सायन के बर्थडे के प्लान से। तो अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि राइनर और फेरिस को बोला जाता है कि वो सायन के बर्थडे सेलिब्रेशन में मदद करें। फेरिस यूजुअल तरीके से दंगों का चक्कर डालती है और राइनर को चिल्लाने का मौका नहीं छोड़ती।
सायन एक तरफ किंग के रूप में काफी प्रेशर में है, लेकिन ये इवेंट उसके लिए एक एक्सक्यूज है थोड़ी देर के लिए नॉर्मल दोस्त जैसा बिहेव करने का। एपिसोड का बड़ा हिस्सा राइनर, फेरिस, सायन, क्लॉग, मिरान और बाकी के कैरेक्टर्स की छोटी छोटी बातों, मजाक और हल्का फुल्का हैंगआउट दिखाता है। तो अगले सीन्स में तुम देखते हो कि सब लोग अलग अलग जगह से सायन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग गिफ्ट्स डिसाइड कर रहे हैं, कोई सीटिंग या डेकोरेशन जैसी प्लानिंग में लगा है, कोई सायन को पीस कर रहा है कि किंग होके भी बर्थडे सेलिब्रेट करा रहा है। पिछले इंटेंस एपिसोड्स के बाद यह सब काफी कैजुअल लगता है, इसलिए कई व्यूअर्स को यह एपिसोड पहले देखने में थोड़ा हल्का लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यह एपिसोड एक्चुअली सब कैरेक्टर्स के लिए एक तरह का लास्ट नॉर्मल डे है। राइनर और फेरिस की नोकझोंक यहां फुल फॉर्म में है। फेरिस बार बार राइनर को बेइज्जत करती है, उसे यूजलेस टाइप बोलती है, दंगो मांगती रहती है, और राइनर हर बार कंप्लेन करते हुए भी उसके साथ रहता है। क्लॉग भी अपने स्टाइल में थोड़ा मस्ती करता है, और इवन मिरान जैसा डेंजरस बंदा भी इस लाइट माहौल का हिस्सा बनता दिखाई देता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके दिमाग में पॉलिटिकल कैलकुलेशंस चल ही रहे होते हैं। ये सब इंटरैक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि इनके बाद डायरेक्ट फाइनल कॉन्फ्रंटेशन आने वाला है। एपिसोड के बीच में एक सटल चीज होती है। सायन बाहर से स्माइल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि उसे राइनर को मारना होगा। तो अगले क्वाइट मोमेंट्स में यह दिखाया जाता है कि जब सब लोग हंसी मजाक में लगे होते हैं, सायन अकेला किसी कोने में खड़ा सोच रहा होता है। वो खुद से क्वेश्चन करता है कि क्या ये लोग जिस खुश दुनिया का सपना देखते थे वो कभी पॉसिबल थी, या यही उनकी लास्ट पीसफुल रात है। उसके चेहरे पर ठंडी सी स्माइल होती है, लेकिन आंखों में थोड़ा दर्द क्लियरली फील होता है। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट मोमेंट भी है जहां वो कैजुअली मेंशन करती है कि वो समडे अपना डेंगू शॉप खोलना चाहती है। ये बात सुन के राइनर यूज लाइटली लेता है, छिड़ता है, लेकिन ऑडियंस को ये एक छोटा सा ड्रीम लगता है जो फ्यूचर में शायद कभी फुलफिल हो या ना हो। ये छोटी सी विश भी एपिसोड के इमोशनल टोन को डीपन करती है, क्योंकि हमें पता है कि आगे जो आने वाला है उसके बाद ऐसे सपने और ज्यादा दूर लगने लगेंगे। एंड के करीब सायन और राइनर के बीच एक सीन आता है जहां दोनों नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, जहां पुराने दोस्तों की तरह बात करें। तो अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि सायन राइनर के साथ हल्का सा मजाक भी करता है, उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन अंदर से सायन ऑलरेडी अपना डिसीजन फाइनल कर चुका है। वो मैड हीरो से इन्फ्लुएंस होकर सोच रहा है कि देश और फ्यूचर के लिए राइनर जैसा लोनली डीमन जिंदा रहना खतरा है। एपिसोड 24 जिस द वर्ल्ड्स एंड के नाम से जाना जाता है, सीरीज का फिनाले है जहां राइनर और सियोन की फाइनल टकराव दिखाई जाती है और पूरा रोलैंड एम्पायर क्राइसिस में फंस जाता है। स्टोरी की शुरुआत होती है सियोन के ब्रूटल अटैक से राइनर पर। सियोन अपनी मैड हीरो वाली डिस्ट्रक्टिव पावर का पूरा इस्तेमाल करता है और अपने साथ बनाए मॉन्स्टर्स से राइनर को अटैक करता है। राइनर अपनी हार्ड बॉइल्ड मैजिक और अल्फा स्टिग्मा की ताकत से उसका सामना करता है, पर दोनों के बीच इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह की लड़ाई चलती रहती है। दोनों पुरानी दोस्ती के दर्द और बिट्रेल के जज्बात इधर फाइट के हर मोमेंट में नजर आते हैं। एपिसोड के दरमियान दिखाया जाता है कि रोलैंड एम्पायर में पॉलिटिकल क्राइसिस और कंफ्यूजन लग रहा है। आर्मी और आम लोग दोनों ही अभी कौन सही है समझ नहीं पा रहे। मिरान फ्रॉड अपनी पोजीशन मजबूत करता है और पूरे एम्पायर में केओस फैल रहा है। खत्म होने वाले मोमेंट्स में राइनर अपनी छुपी हुई वीवर ऑफ ऑल फॉर्मूलाज वाली पावर को कंट्रोल कर लेता है और इस सुपर ह्यूमन ताकत के साथ सियोन से एक और जबरदस्त लड़ाई करता है। ये फाइट लास्ट तक इमोशनल और एक्शन पैक्ड रहती है। आखिर में सियोन अपनी दोस्ती और जिम्मेदारी के बीच उलझन में राइनर को मारने की जगह उसे जेल में डाल देता है। जेल में राइनर को फेरिस हेल्प करती है और दोनों मिलकर सेल से निकाल जाते हैं। राइनर का नया इरादा होता है सियोन को उसकी अंधेराई से बचाने का, चाहे फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो। एपिसोड पर ओपन एंडेड खत्म होता है जहां सियोन पूरी तरह से डार्क साइड में जा रहा होता है और पूरा वॉर का माहौल बन रहा होता है। तो दोस्तों, यही हमारी रिकैप ऑफ द लेजेंडरी हीरोज एनीमे खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं दूसरी कौन सी एनीमे रिकैप वीडियो बनाया जाए।